हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एड अकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति और इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम राष्ट्रपति तक पढ़ चुके थे और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक है। तो आइए हम इसे शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसी को भारत का द्वितीय नागरिक कहा जाएगा। अनुच्छेद 64 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति ही संसद के उच्च सदन का पदेन सभापति होगा और भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता नहीं मिलता है, बल्कि उसको वेतन और भत्ता राज्यसभा का पदेन सभापति होने का मिलता है। अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा, यानी कि अगर राष्ट्रपति छुट्टी पे है या उनकी तबीयत खराब है या कहीं विदेशी दौरे पे है तो उनका पद उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाएगा। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है, उसके बाद निर्वाचन मंडल में संसद के सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा, यानी कि अगर उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना है तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 67(b) के तहत उपराष्ट्रपति पद पर महाभियोग राज्यसभा के 1/4 सदस्यों द्वारा 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। उसके बाद 50% + 1 की बहुमत से राष्ट्रपति पर, यानी कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः तुरंत भर जाना चाहिए। पद रिक्त होने पर जब भी संसद में अगला सत्र बुलाया जाएगा, सर्वप्रथम यह पद भरा जाएगा। अनुच्छेद 69 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। अनुच्छेद 71 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद में कम सदस्यों की उपस्थिति के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है, यानी कि अगर संसद में कम सदस्य उपस्थित हैं तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन स्थगित नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री एवं संघ का मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा। उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74(2) के तहत राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार लौटा सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री के कार्य: यह भारत सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य करता है, यानी कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को एक दूसरे से बांधे रखता है। यह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यह भारत सरकार की नीतियां बनाता है। यह मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है। यह मंत्रिपरिषदों के विभागों में बंटवारे में राष्ट्रपति को सलाह देता है। भारत का प्रधानमंत्री निम्न विभागों का अध्यक्ष होता है: नीति आयोग, NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय विकास परिषद, द्वीपीय विकास प्राधिकरण, वन्य जीव संरक्षण, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड। उसके बाद उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह अपने लिए एक उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950 तक रहे। अंतिम बार भारत के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक रहे। अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी या भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार को वैधानिक सलाह देना होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसकी योग्यताएं जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होती है। इसका पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, परंतु एक अनुच्छेद में यह मुख्य न्यायाधीश से अधिक शक्तिशाली होता है। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी किसी भी वक्त सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है तथा बहस भी कर सकता है, लेकिन संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक पर बहस नहीं कर सकता है। यानी कि महान्यायवादी केवल सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा या राज्यसभा में बैठकर बहस कर सकता है, लेकिन अगर संसद में कोई विधेयक पास किया जाएगा तो उस पर वह बहस नहीं कर सकता है। इसके बाद हम विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 79 के तहत भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होगी। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना: इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जाता है। सदस्यता की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से
12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इस टाइम पे 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। एक एकल संक्रमण या प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना, इसे संसद का निम्न सदन कहा जाता है। इसके सदस्य लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान समय में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिसमें 543 निर्वाचित हैं और 2 आंग्ल भारतीय हैं जो कि मनोनीत किए गए हैं। अगली लोकसभा निर्वाचन 2024 से 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है, जो 104 संविधान संशोधन के तहत किया गया है। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा के सीटों के आवंटन पर बदलाव होने चाहिए, जो कि अभी तक 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। अनुच्छेद 83 के तहत संसद का कार्यकाल राज्यसभा का 6 वर्ष, लोकसभा नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 वर्ष। और इसमें एक नोट पॉइंट है, आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर भारत में इमरजेंसी लागू है तो मैक्सिमम 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। अनुच्छेद 84 के तहत संसद के सदस्यों के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आयु लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष। संसद के अधिकारी: अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का एक सभापति एवं एक उपसभापति होगा। राज्यसभा का सभापति, भारत का उपराष्ट्रपति और उपसभापति, इसका चुनाव निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी कि उपसभापति का चुनाव या निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। और अनुच्छेद 90 के तहत राज्यसभा के उपसभापति का निलंबन, इसे राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही इसके पद से हटाया जाता है। अनुच्छेद 91 के तहत राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही उसका कार्यभार संभालता है। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों को लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों केवल लोकसभा के सदस्य होंगे। अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष का निलंबन, इसे केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही निलंबित किया जा सकता है, जिसमें 2/3 बहुमत के द्वारा किया जाएगा। यानी कि लगभग 66% बहुमत होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अपना त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपेंगे। यानी कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो वह उपाध्यक्ष को सौंपेगा, और लोकसभा उपाध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना है तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगा। इसके बाद अनुच्छेद 95 के तहत लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार संभालेगा। अनुच्छेद 100 के तहत संसद की गणपूर्ति, यानी कि संसद में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो 1/10 सदस्य होने चाहिए। यानी कि अगर इससे कम सदस्य अगर उपस्थित होंगे तो वह सत्र रद्द कर दिया जाएगा। लोकसभा में 545 सीटें, हालांकि आपको पता है, इसलिए तो 545 का 10% निकाल लेंगे तो 54.5% आएगा, जिसका राउंड ऑफ करेंगे तो लगभग 55 सदस्य आने चाहिए। तो अगर 55 सदस्य कम है तो वह सत्र रद्द कर दिया जाएगा। और राज्यसभा में जैसा कि आपको पता है 245 सीटें हैं, तो लगभग 25 लोग उपस्थित होने ही चाहिए। अनुच्छेद 102 और 101 के तहत संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं: अगर संसद का कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक सत्र में नहीं जाता है तो उसे संसद की सदस्यता के अयोग्य माना जाएगा। अनुच्छेद 103 के तहत अयोग्य सांसद की सदस्यता राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर रद्द की जाएगी। अनुच्छेद 104 के तहत यदि कोई निलंबित सांसद सत्र में जाता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप सांसद हैं और आप निलंबित हैं, लेकिन आप फिर भी पहुंच गए, जब सत्र में अगर आप पहुंच गए तो आपसे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा। अनुच्छेद 107 के तहत एक साधारण विधेयक की परिभाषा: एक धन विधेयक और संशोधन विधेयक को छोड़कर बाकी सभी विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत
राष्ट्रपति के पास संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ संसद में बुला सकता है। अनुच्छेद 110 के तहत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एक धन विधेयक की परिभाषा। एक विधेयक को धन विधेयक तब समझा जाएगा जब वह निम्न विषयों से संबंधित होगा। पहला, किसी कर को लगाना या किसी भी कर में परिवर्तन करना या समाप्त करना, किसी कर में छूट देना हो, कर के लिए नियम बनाना हो। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा ऋण लेना हो। तीसरा, भारत की संचित निधि में धन जमा करना या उससे धन निकालना हो। चौथा, संचित निधि पर व्यय को लागू करना हो। एक विधेयक धन विधेयक है। यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है, क्योंकि एक धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 112 के तहत संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण या संघीय बजट। अनुच्छेद 120 के तहत संसद में भाषा का प्रयोग। संसद की आधिकारिक भाषा हिंदी होती है, लेकिन संबोधित करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की किसी भी भाषा का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि संविधान में 22 भाषाएं हैं, उसमें से आप किसी भी भाषा का उपयोग संबोधित करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 122 के तहत न्यायपालिका संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके बाद अगली वीडियो में हम संघ की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।